नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं ना, जो सच में लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक पल की जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस रहस्यमयी और बेहद पावरफुल कोट को देखिए। अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है। ये एक ऐसी आखिरी इच्छा है जो चीख चीख कर बता रही है कि अंग्रेज उन्हें जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी छू तक नहीं पाए। मतलब ये उस मानसिकता को दिखाता है जो कभी हार मानना जानती ही नहीं थी। तो चलिए पहले भाग की तरफ पढ़ते हैं। द फियर्स फाइनल स्टैंड, यानी भयंकर अंतिम युद्ध। उस आखिरी इच्छा का असली वजन समझने के लिए ना हमें सीधे 18 जून 1858 के कोटा की सराय वाले युद्ध के मैदान में चलना होगा। जरा विजुअलाइज कीजिए इस सीन को। ब्रिटिश सेना पूरी तरह से पस्त है। उन्हें घबराकर अपनी रिजर्व टुकड़ी बुलानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि सामने एक रानी है जिसने घोड़े की लगाम अपने दांतों में दबाई हुई है और दोनों हाथों में तलवारें लेकर वो बिजली की तरह दुश्मन की कतारों को चीर रही है। ये जो गति थी, ये जो क्रोध था, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। और पता है यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? वो है इस लड़ाई का स्केल। रानी के सैनिक भारी हथियारों से लैस अंग्रेजों के सामने 2 बनाम 1 की गिनती में लड़ रहे थे। मतलब हर एक हिंदुस्तानी सैनिक के सामने 2 ब्रिटिश सैनिक। लेकिन गिनती में आधे होने के बावजूद उनकी इस रॉ आक्रामकता ने ब्रिटिश खेमे में पूरी तरह से दहशत फैला दी थी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मनु से महारानी तक का सफर। अब सवाल ये है कि एक रानी फ्रंटलाइन पर लड़ने कैसे आ गई। इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1828 में वाराणसी में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें प्यार से मनु कहते थे, उन्होंने बचपन में ही तलवारबाजी और घुड़सवारी सीख ली थी। सिर्फ 14 साल की उम्र में उनकी शादी झांसी के राजा से हुई और वो रानी लक्ष्मीबाई बन गई। लेकिन राजा की मौत के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने झांसी को जबरन हड़प लिया। इस एक घटना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया और यहीं से जन्म हुआ उस महान विद्रोह का। तो हमारा तीसरा हिस्सा है द स्पार्क ऑफ रिबेलियन, यानी बगावत की वो चिंगारी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस बगावत के पीछे वो गहरा धोखा था जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किया था। हुआ ये कि राजा के निधन के बाद अंग्रेजों ने एक बहुत ही चालाकी भरे कानूनी लूप होल का इस्तेमाल किया, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इसके तहत उन्होंने रानी के गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से ही साफ इनकार कर दिया और रानी को उनके अपने ही महल से बेदखल कर दिया। लेकिन जब सब कुछ छीन लिया गया ना, तब रानी का रुख एकदम क्रिस्टल क्लियर था। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। देखिए, ये सिर्फ एक आम सा बयान नहीं था, ये खुली बगावत थी और पूरी ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर एक करारा तमाचा था। इसके बाद उन्होंने जो किया वो सच में मतलब माइंड ब्लोइंग है। 18वीं सदी के समाज की सारी रूढ़िवादी सोच को साइड में रखकर उन्होंने गजब की स्ट्रेटेजिक सोच दिखाई। उन्होंने महिलाओं की एक पूरी तरह से ट्रेन्ड मिलिट्री और कॉम्बैट टुकड़ी खड़ी कर दी ताकि साम्राज्य की आधुनिक बंदूकों का सामना किया जा सके। और देखते ही देखते झांसी 1857 की क्रांति का एक सबसे मजबूत और प्राथमिक केंद्र बन गया। अब बढ़ते हैं हमारी चौथे सेक्शन की तरफ, रणभूमि की वो एक घातक हिचकिचाहट। वापस 1858 की उसी रणभूमि में चलते हैं। हफ्तों तक बहादुरी से लड़ने और विद्रोही नेता तात्या टोपे के साथ गठबंधन करने के बाद रानी ने खुद को दुश्मनों से बुरी तरह घिरा हुआ पाया। अब ऐसे में उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट यानी पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि देखिए, अपने राज्य के भविष्य के लिए उनका जिंदा रहना ही सब कुछ था। एक माँ की ममता और एक योद्धा का फोकस, दोनों मिलकर काम कर रहे थे। जब उन्होंने अपने छोटे बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर कसकर बांधा और अंग्रेजों की पहुंच से दूर जंगल की तरफ तेजी से निकल पड़ी। लेकिन तभी चलिए देखते हैं कि ये त्रासदी कैसे एक के बाद एक घटती है। रानी का नया घोड़ा एक छोटे से झरने के पास अचानक रुक जाता है। बस एक पल की ये हिचकिचाहट और पीछे से एक अंग्रेज सैनिक की तलवार रानी के सिर पर गहरा घाव कर देती है। खून इतना बह रहा था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद इस भयंकर दर्द में भी गिरते गिरते उन्होंने अपने बाएं हाथ से ऐसा पलटवार किया कि उस हमलावर को भी बुरी तरह घायल कर दिया। जैसे ही वो गिरीं, उनके वफादार सैनिकों ने उन्हें तुरंत उठाया और अंधाधुंध गोलियों की गूंज के बीच उन्हें पास के एक मंदिर में ले गए।
बाहर भारी गोलाबारी हो रही थी और अंदर रानी खून से लथपथ थीं। उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, लेकिन उनका मानसिक संकल्प, उनका वो जज्बा अभी भी पूरी तरह से कायम था। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, राख और एक अमर विरासत। उस दर्दनाक माहौल में, मंदिर के अंदर, उनके बिल्कुल आखिरी विचार पूरी तरह से दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक तरफ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए एक माँ की ममता कि मेरे बेटी दामोदर की रक्षा करना, और दूसरी तरफ एक संप्रभु शासक की अपने दुश्मनों के खिलाफ आखिरी बगावत, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। और उनकी इसी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए उनके सैनिकों ने मंदिर की लकड़ियां इकट्ठी की और बहुत जल्दबाजी में उनका दाह संस्कार कर दिया। और पता है क्या, जब अंग्रेजों ने आखिरकार मंदिर के दरवाजे तोड़े तो उन्हें कोई बंदी रानी नहीं मिली जिससे वो अपनी जीत की ट्रॉफी बना सकें। उन्हें वहां मिली तो सिर्फ एक जलती हुई चिता की गरम राख। मतलब मृत्यु में भी रानी उन्हें पूरी तरह से मात दे गई थी। यहाँ दी गई जानकारी इस महान विद्रोह के बाद के दर्दनाक सच को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। एक तरफ रानी के सहयोगी तात्या टोपे, जिन्हें फांसी दे दी गई, और उनके जीवित बचे बेटे दामोदर की हकीकत है, जिन्हें आत्मसमर्पण के बाद बहुत ही गरीबी और मामूली ब्रिटिश पेंशन पर जीना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई की शहादत है, जिसने ब्रिटिश कैप्टन ह्यू रोज जैसे कट्टर दुश्मन कमांडर को भी उनके लिए सम्मान जताने पर मजबूर कर दिया। आज के इस एक्सप्लेनर के तथ्य हमारे सामने एक बहुत ही पावरफुल सवाल छोड़ जाते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब बचने की दूर दूर तक कोई उम्मीद न बचे, तो आज़ादी की लड़ाई में सच्ची जीत असल में कैसी दिखती है। रानी लक्ष्मीबाई की ये कहानी इस बात का सबूत है कि कभी-कभी एक सैन्य हार भी एक ऐसी वैचारिक जीत में बदल जाती है जो आने वाली सदियों तक स्वतंत्रता और स्वाभिमान की आग जलाए रखती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।